सर। नमस्कार साथियों, हमने 1981 में अपना कार्य शुरू किया था। 2021 में हम हमारा 40th ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपसे रूबरू मिलना डिफिकल्ट है, कोरोना काल चल रहा है, बट हम जितने ज़्यादा वर्चुअल अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकें और आपसे रूबरू हो सकें, ये हमारी कोशिश रहती है। हम कोशिश करते हैं हर ऐसी शख्सियत को आपके समक्ष लेके आएं, जो अपने आप में एक हस्ताक्षर है। दोस्तों, हम जनरली 4 एसेट क्लासेस के बारे में बात करते हैं: इक्विटीज, मेटल्स, रियल एस्टेट एंड डेट। बट हम जो सबसे बड़ा एसेट क्लास है, दोस्तों मैं रिपीट करता हूं, जो सबसे बड़ा एसेट क्लास है उससे हम शायद किधर ना किधर अनभिज्ञ हैं, उसके बारे में हम सोचते भी नहीं है, और वो एसेट क्लास है हम स्वयं। हमें अपने में जो निवेश करना चाहिए वो शायद हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। आज का सेमिनार उसी विषय में है। स्वयं में निवेश ही सर्वोत्तम निवेश। दोस्तों, जितने भी अभी तक फाइनेंशियल अवेयरनेस सेमिनार्स गए हैं, उससे आज ये सेमिनार जो आप देखेंगे बहुत ही डिफरेंट होगा। और चूंकि ये सेमिनार बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो आज हमारे साथ एक नहीं 2 खास हस्ताक्षर हैं। स्टार्ट करने के लिए मैं हमारे सुरेश राठी परिवार के गॉडफादर एंड मेंटर एंड गाइड श्री आनंद जी राठी साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया वो स्क्रीन पर आए और हमारे लिए कुछ आश्चर्य वचन बोले। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। परम आदरणीय सिस्टर बीके शिवानी जी, आज के इस वेबिनार में पधारे हुए हमारे सभी मेहमानगण, भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं सिस्टर बीके शिवानी जी को प्रणाम करता हूं। आज उनकी बातें सुनने के लिए विश्व में सभी लोग आतुर रहते हैं। विश्व विख्यात हुई हैं। मुझे भी कई बार उनको सुनने का मौका मिला है, और विशेषकर जो आज का सब्जेक्ट जो है, आज का विषय है, उसके बारे में उनसे ज़्यादा अच्छा बताने के लिए मुझे लगता है कोई सक्षम नहीं है। इसलिए मेरा मानना है दोस्तों कि अपना आज एक सौभाग्य है कि स्वयं के निवेश के बारे में, जैसे भाई सौरभ ने कहा, स्वयं में निवेश करना ही सबसे जरूरी है। और अपना आदमी अगर भविष्य बनाए तो कौन बनाता है उसका भविष्य? हाँ, जरूर उसमें ईश्वर की कृपा चाहिए, उसमें आपके माता पिता की, आपके घर में जो बुजुर्ग है उनकी कृपा चाहिए, आपके ऊपर संतों की और जो लोग बहुत समझदार हैं उनकी कृपा चाहिए। परंतु सबके होने के बावजूद भविष्य तो खुद ही आदमी अपना बना सकता है। मेहनत और उमंग वो हर आदमी को अपने को खुद नहीं कोई करनी पड़ती है, और उसी में ही आदमी अपना भविष्य का निर्माण करता है। तो आज जो अपने लिए एक अवसर है, एक सुनहरा अवसर है कि एक सुनहरे अवसर पे अपने सुनहरे भविष्य को निर्माण कैसे करें। मैंने भी जो सीखा है, संत अपने सिस्टर शिवानी जी के अभिभाषणों को मैंने सुन के सीखा है, और संतों को सुना है। सब में जो है, जो भावना है, आज अपने को फिर से सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, ये ऐसा अवसर है जो लाइफ में शिवानी जी को सुनना एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ। और इसलिए मैं ज़्यादा इसमें कुछ जो है कहना नहीं चाहूँगा। उनसे सुनने के लिए अपने आए हैं, मैं भी उनको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, और हमेशा मन की यही भावना है कि उनको सुने। कितनी कैसी परिस्थिति में कैसे आदमी को अपने आप को रखना चाहिए, उसके बारे में शिवानी जी अच्छे से बताएंगी। और विशेषकर आज की परिस्थितियों में जिसमें अपने जा रहे हैं, आज दोस्तों जो पिछले 15 महीने से जो कोविड की परिस्थितियों में अपने जो भी जूझ रहे हैं, उसमें पर्सनल ध्यान रखना स्वास्थ्य के बारे में, और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य का भी निर्भर करता है आपकी मन की भावनाएं, आपके मन की शक्ति, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उसके लिए आज
भाई सुरेश को, सौरभ को बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने सिस्टर शिवानी जी को बुलाया है और उनको सुनने का हमको सौभाग्य मिलेगा। बहुत बहुत शिवानी जी आपको प्रणाम। बहुत बहुत सभी पधारे हुए आगतों को का स्वागत, धन्यवाद। बैक टू यू सौरभ। थैंक यू, प्रणाम। वैसे तो शिवानी दीदी के बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, लेकिन कई ऐसी निजी उपलब्धियां होती है जो शायद हमें पता नहीं होती है। मैं निवेदन करूंगा श्री ललित जी मुंद्रा से, कृपया वो स्क्रीन पर पधारें और उनका इंट्रोडक्शन दें हमें। ओम शांति। शिवानी बहन, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, ओम शांति। ओम मेरा स्वामी जी पिछले 22 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हैं। आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हो, इस विषय पर पिछले 13 वर्षों से अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी टीवी चैनल के माध्यम से आप हम सबका मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। इन कार्यक्रमों से लोगों को इमोशनल डिस्ट्रेस, डिप्रेशन और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स आदि इश्यूज को ओवर करने में बहुत मदद मिली है। मानव व्यवहार को सुधारने में आपकी भूमिका के चलते मार्च 2019 में शिवानी बहन को प्रेस्टिजियस नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया, जो भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा वर्ल्ड साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन ने आपको गुडविल एम्बेसडर के रूप में भी अपॉइंट किया है और फॉर्मल एजुकेशन के बारे में आप पुणे यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। ओवर टू यू शिवानी बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने मिलकर बहुत ही सुंदर विषय चूज किया है, स्वयं में इन्वेस्ट करना। लेकिन इस शब्द का भी सही परिभाषा, ट्रू मीनिंग कि स्वयं में क्या इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर वैसे देखें तो पूरी जीवन ही किसके लिए बीत रही है, तो अपने और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। हम कहते हैं हम अपने लिए तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं? सारा टाइम, सारी एनर्जी किस में जा रही है? लेकिन इन्वेस्टमेंट तो वो होती है ना जिसमें फिर रिटर्न अच्छा हो। तो अगर हम अपने में और अपने परिवार में, अपने काम में, अपने पर्यावरण में इतना इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा रिटर्न क्या होना चाहिए? और आज हमारा रिटर्न क्या है? अर्थात जितनी मेहनत हम करते हैं उसका रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट को चेक करते हैं। आजकल सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, लेकिन हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। भारत देश में डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स बहुत तीव्र गति से फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं, और फिर इस साल के अंदर तो और ही बढ़ गए। बच्चे, स्कूल के बच्चे भी इन शब्दों का उपयोग करते हैं, इनका अनुभव करते हैं, और कई बार तो उसका इलाज भी चल रहा है। उनके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की है उनके लिए जीवन में, फिर ऐसा क्यों हुआ? ये मन का प्रश्न तो उठता ही है। फिर फिजिकल हेल्थ भी हम देखें तो हमने बहुत सारी बीमारियों को आजकल स्वीकार ही कर लिया है कि डायबिटीज तो कॉमन है, होता ही है, हाइपरटेंशन तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो होता ही है। बहुत चीज़ों को हमने नॉर्मल कहना शुरू कर दिया। रिश्तों का रिटर्न देखें तो हमारे परिवार, जो हम इतने सारे इकट्ठे हुआ करते थे, आज परिवार छोटा 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 होते 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 हम कई बार अकेले ही अपने कमरे में अपने टेक्नोलॉजी या अपने पेट्स के साथ बैठे होते हैं। ये हमारा रिश्तों का रिजल्ट है। और पर्यावरण को तो हम देख ही रहे हैं कि क्या रिजल्ट आया है। अगले हफ्ते नहीं, 15 दिन बाद 6 जून आएगा, एनवायरनमेंट डे आएगा। फिर से सब साइंटिस्ट कहेंगे कि अपनी सृष्टि का ध्यान रख लो, नहीं तो अगर और 10 साल के अंदर हमने इसका ध्यान नहीं रखा तो हम कुछ और ना क्रिएट कर दे अपनी सृष्टि के ऊपर। सो आज हमें पॉज करके चेक करना है कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं हर चीज पे, तो फिर रिजल्ट में क्या होना चाहिए? रिजल्ट में होना चाहिए सदा खुश मन, ऑलवेज हैप्पी माइंड, श्रेष्ठ कर्म,
स्वस्थ तन। रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत नींव के ऊपर खड़े हों। बड़े से बड़ी बात आ जाए, रिश्ता ना हिले। ऐसे नहीं, छोटी सी गलत फहमी और एक दूसरे से बात करने का मन नहीं करता, थोड़ा सा एक दूसरे को समझ नहीं पाते तो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। ये फाउंडेशन नहीं होती रिश्तों की। और पर्यावरण, प्रकृति ऐसी जो हमारे साथ हार्मनी में चले, हमारे साथ हार्मनी में चले प्रकृति, तो ये ऐसी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी तो रिटर्न हमारा वैसा होना चाहिए। हैप्पीनेस होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, रिश्तों में हार्मनी होनी चाहिए एंड सृष्टि पर हेवन होना चाहिए, अर्थात स्वर्ग होना चाहिए। वही तो स्वर्णिम भविष्य है ना। स्वर्णिम अर्थात क्या? द गोल्डन एज। और स्वर्णिम भविष्य सिर्फ हमारा एक का नहीं, सृष्टि का भविष्य स्वर्णिम भविष्य होना चाहिए, गोल्डन एज होनी चाहिए। तो अब इन सबको क्रिएट करने के लिए हमारी क्या जिम्मेवारी है? हम सब ने जितनी मेहनत की है, इन्वेस्ट किया है टाइम और एनर्जी, वो बाह्य दुनिया में किया है, अर्थात अपने काम पर किया है, लोगों को खुश करने के लिए किया है, अपने सारे चारों तरफ हमारी जो चीजें हैं उन पर किया है। और एक चीज जो हम पिछले कई सालों से कहते आ रहे हैं, समय नहीं है, टाइम ही नहीं है, हम इतने बिजी हैं। छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, आई एम सो बिजी, आई एम सो बिजी। क्योंकि इतनी मेहनत करेंगे तो टाइम तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन ये सब कुछ में मेहनत करते हुए हमने एक तरफ ध्यान नहीं दिया, और वो था हमारा मन, हमारे संस्कार, हमारा स्वभाव, हमारी सोच, और फिर उसके फलस्वरूप हमारे बोल और हमारा कर्म। इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट जब हम किसी से कहते थे पहले, कोविड से पहले, कि थोड़ा सा टाइम निकालिए, मेडिटेशन सीख लीजिए, कहते थे मरने को भी फुर्सत नहीं है। आप कहते सुबह सुबह 1 घंटा निकाल कर मेडिटेशन सीखने को आओ, तो मरने के लिए भी टाइम नहीं था लोगों के पास, ऐसा बोला करते थे लोग। पता नहीं किसने ये लाइन बना ली थी, लेकिन कॉपी बहुतों ने कर ली थी। और बहुत लोग बहुत कैजुअली बोल देते थे मरने की भी फुर्सत नहीं है। मतलब हम इतने बिजी हैं, तो इतना काम चल रहा होगा कि अपने मन का ध्यान रखने का समय नहीं था। अब उसका रिजल्ट क्या होता है, इस इक्वेशन को आज चेक कर लेते हैं, ताकि फिर हम डिसाइड करेंगे कि जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ है और इन्वेस्ट करने की विधि क्या होनी चाहिए, ताकि रिटर्न सही आना चाहिए। जब हमने अपने मन का ध्यान नहीं रखा तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारे मन की शक्ति, या कहें आत्मिक शक्ति, धीरे 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 घटती गई। जब शक्ति घटती जाती है तो अपने आप कार्य करने की शक्ति कम होती जाती है। जैसे शरीर, आज हमारा शरीर परफेक्ट है तो हम अपने सारे काम अपने आप कर सकते हैं, हम कई किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, हम पहाड़ भी चढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर शक्तिशाली है, तो हम खुद अपने काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटी बड़ी बीमारी हो जाए, कमजोर हो जाए, तो फिर तो एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए भी हम किसी का हाथ पकड़ के चलते हैं। हम कहते हैं मुझे जरा उस कमरे तक लेकर जाना, मेरे लिए जरा एक गिलास पानी लेकर आना, जरा मेरे लिए भोजन यहीं पर मेरे कमरे में ले आना, क्योंकि मेरे पास उठकर वहां तक जाने की ताकत नहीं है। सिंपल डिस्टिंक्शन। और ये हम सब ने कभी ना कभी अनुभव किया होगा। जब हमारे शरीर की ताकत घट जाती है, हम अपने छोटे छोटे कार्य भी खुद नहीं कर सकते, हम किसी और पर निर्भर हो जाते हैं, फिजिकल अपने शारीरिक कार्य करने के लिए। लेकिन जैसे ही हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, हमारी शक्ति फिर से बढ़ जाती है, हम अपने सारे खुद कर लेते हैं, सारे कार्य, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं होती है। अब इसी इक्वेशन को मन पर करते हैं। अगर हमारा मन थोड़ा कमजोर होता है, शक्ति घटी हुई होती है, तो हर परिस्थिति में और हर व्यक्ति के साथ हम अपने मन की स्थिति के लिए परिस्थिति पर निर्भर हो जाते हैं। अर्थात हम अपनी खुशी, हम अपनी शांति, हम अपनी स्थिरता ये खुद नहीं क्रिएट कर पाते। हम कहते हैं परिस्थिति ठीक होगी ना तो मेरा मन ठीक होगा, ये लोग मेरे साथ ठीक से व्यवहार करेंगे ना तो मैं खुश होऊंगा। तो हम क्या हो गए, हमारा मन परिस्थिति पर निर्भर हो गया, लोगों के व्यवहार पर निर्भर हो गया। हमारी भाषा क्या थी कोविड से पहले भी?
उसने बात ही ऐसी की, गुस्सा तो आना ही था, 4 बार समझाया था, फिर भी काम ठीक नहीं किया, गुस्सा तो आएगा ही ना मुझे। तो आसपास के लोग भी बोलते थे, हाँ नेचुरल है, काम ही नहीं किया तो गुस्सा तो आएगा ही। तो वो हमारे इस व्यवहार को इंडोर्स भी कर देते थे कि हमने राइट बोला है। किसी ने कुछ हमसे ठीक से बात नहीं की, हमने कहा बुरा तो लगना ही था, इतना मैंने उनके लिए किया, उन्होंने सबके सामने मेरा अपमान कर दिया, हर्ट तो होना ही था। तो अर्थात यहाँ जो हो रहा था वो अपनी मर्जी से नहीं हो रहा था, वो जैसी परिस्थिति, जैसा व्यक्ति का व्यवहार उस अनुसार हो रहा था। और हम कह रहे थे कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पहले स्वयं आत्मनिर्भर तो बनना पड़ेगा ना पहले हमें। हम तो परिस्थिति निर्भर हुए, हम तो व्यक्ति निर्भर हुए हैं, और फिर हम लोगों को कहते हैं प्लीज मेरे से अच्छे से व्यवहार करो, हम चाहते हैं सब कुछ ठीक हो ताकि मेरा मन शांत हो। अगर ये हमारे मन की स्थिति है और ये हमारा सोचने का और बोलने का तरीका है, तो हमारी आत्मिक शक्ति थोड़ी सी घटी हुई है, थोड़ी सी घटी हुई है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि जैसी परिस्थिति, जैसे लोग, वैसी मेरी सोच, वैसा मेरा बोल और वैसा मेरा व्यवहार। और मेरी सोच, बोल और व्यवहार क्या बन जाता है? मेरा कर्म। और जैसा मेरा कर्म वैसा मेरा भाग्य है। अब इक्वेशन चेक करने लगते हैं। सोच, बोल और कर्म से मेरा भाग्य बनता है, लेकिन सोच, बोल और कर्म मैं खुद क्रिएट ही नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ ये तो परिस्थिति और व्यक्ति की वजह से है। तो मेरा भाग्य किस पर निर्भर हो गया? मेरा भाग्य निर्भर हो गया परिस्थिति और लोगों के व्यवहार के ऊपर। कितने लोगों के पास रिमोट कंट्रोल आ गया मेरा भाग्य बनाने के लिए। और जब ऐसा हो गया तो फिर भाग्य हमेशा श्रेष्ठ कैसा हो पाएगा? क्योंकि व्यक्ति और लोग तो हमेशा परफेक्ट है नहीं। और उसी का रिजल्ट आया कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ गए, फिजिकल हेल्थ बीमारियां बढ़ गई, रिश्तों में टक्कर आने लग गई और पर्यावरण दूषित होने लग गया। ये हमारा भाग्य है, ये चारों चीजें हमारा भाग्य है। लेकिन ये भाग्य किस आधार से बना? हमारे कर्म के आधार से। लेकिन क्या हम अपने कर्म की जिम्मेवारी लेने के लिए रेडी है? नहीं। हम कह रहे मेरा तो ऐसा कर्म हुआ क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। ऐसे कर ही रहे थे, जीवन जी रहे थे, कोविड आ गया। अब जैसे ही कोविड आया, हमने कहा डरना तो नेचुरल है, फियर एंड एंजाइटी इज नॉर्मल, तनाव तो होगा ही, डर तो लगेगा ही। परिस्थिति आई थी, लेकिन वो सिर्फ एक शारीरिक बीमारी थी, शरीर के अंदर घुसने वाला एक वायरस था, मन के अंदर नहीं। मन की स्थिरता, मन की शक्ति, सही सोच और श्रेष्ठ कर्म से हम अपने आप को भी संभाल सकते हैं, परिवार को भी संभाल सकते हैं, देश को भी बचा सकते हैं। लेकिन हम में से मेजॉरिटी ने कहा डर और चिंता तो स्वाभाविक है, मतलब अपने कर्म की जिम्मेवारी ही नहीं उठाई। हमने कहा परिस्थिति ऐसी है तो डर और चिंता तो स्वाभाविक है। तो पिछले साल मार्च से लेकर नवंबर दिसंबर तक हम ये कहते गए कि डर और चिंता तो नॉर्मल है। तो हमारा कर्म सही नहीं था, क्योंकि हमने इतना तनाव क्रिएट किया, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ गए। रिश्तों में पिछले साल बहुत कुछ हुआ है रिश्तों के अंदर। अब जैसे ही हमें लगा कि कोविड थोड़ा ठीक हो गया है, तो हमने एक और कर्म कर दिया, हम केयरलेस हो गए। हम केयरलेस हो गए, हमने कहा ये तो खत्म हो गया, अब तो क्या है, अब तो नॉर्मल लाइफ। तो हमारे मास्क उतरने लगे, हम संगठनों में मिलने लगे, तो हमने एक अलग कर्म कर दिया, हम केयरलेस हो गए। उसका भी हमारे सामने फिर भाग्य आया। अब वो जब भाग्य आया, फिर हमने फियर एंड एंजाइटी क्रिएट कर दी। तो अब अगर हम देखें, हमारा कर्म हम चूज ही नहीं कर रहे हैं। हम इतने कमजोर हो गए हैं, तो हम कहते हैं परिस्थिति ऐसी है, स्थिर कैसे रहा जा सकता है। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चेक करते हैं कि मेरी सोच, मेरा बोल, मेरा कर्म, क्या ये मेरी चॉइस है या क्या ये सिचुएशन पर डिपेंडेंट है। अगर ये सिचुएशन पर डिपेंडेंट है तो स्वर्णिम भविष्य बनना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए तो सिचुएशन स्वर्णिम चाहिए होगी पहले, तो भविष्य बनेगा परिस्थिति के आधार से। बट ये सच नहीं है। सच ये है
कि हमारी सोच, हमारा बोल और हमारा कर्म ये हमारी चॉइस है। किसी भी परिस्थिति में देख लेते हैं, चेक करिएगा आज सारा दिन के अंदर या कल परसों में क्या आपने कभी किसी को गुस्सा किया, थोड़ा सा डांटा, कुछ इरिटेट हुए किसी के साथ, तो उस सीन को सामने लेकर आइए और देखिए क्या बात हुई थी, सामने वाले ने क्या किया था और मैंने किस तरह से बात की थी, मैंने किस तरह से व्यवहार किया था। अब उसी सीन को फिर से देखते हैं, वो सेम सीन कल फिर से आने वाला है, कल फिर से आने वाला है। अगर वो सीन सेम कल फिर से आता है, क्या हम एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे? क्या हमें लगता है हमारे पास चॉइस है कि हम एक अलग तरह से कल रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? और उस अलग रिस्पॉन्स को अभी इस समय मन पर देख लीजिए। मन कैसा रहेगा, बात करने का तरीका कैसा होगा, बोल कैसे होंगे और व्यवहार कैसा होगा, ये चेक करिए। एंड आई एम सर्टेन आपका अब जो आप चेकिंग करेंगे वो कल परसों जो किया था उससे अलग होगा। अब आप पक्का अपनी नोटबुक में ये लिखेंगे कि इस बार अगर वो बात आ गई ना फिर से, तो मैं थोड़ा आराम से बात करूंगा, इतना जोर से मुझे बात करने की जरूरत नहीं थी, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब मन ये कहेगा, फिर मैं सेम उनको समझूंगा, उनको मैं समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा प्यार से समझाऊंगा। ये होता है चूजिंग आवर कर्मा, अपना कर्म सही चूज करना, क्योंकि हमें पता है हमारे कर्म से भाग्य बनता है। ये तो लॉ ऑफ कर्म है, कर्मों का नियम है कि जैसा कर्म वैसा भाग्य। तो जब सामने वाले ने गलती की, इक्वेशन चेक कर लेते हैं, सामने वाले ने गलती की, किसका कर्म? उनका कर्म। उनकी गलती, उनका कर्म। उनका कर्म किसका भाग्य बनाएगा? उनका भाग्य बनाएगा। चाहे वो छोटी सी गलती हो, चाहे वो बहुत बड़ा धोखा हो, चाहे वो उससे भी बड़ा पाप हो, लेकिन वो उनका कर्म है। उनका कर्म हमारा भाग्य नहीं बना सकता, लेकिन उनके कर्म को देखकर अब हम क्या कर्म करेंगे, हम उनके बारे में कैसा सोचेंगे, हम उनसे कैसे बात करेंगे, हम उनसे कैसे व्यवहार करेंगे, ये हमारा कर्म है और हमारा कर्म हमारा भाग्य बनाता है। लेकिन जैसे ही हमारे आसपास कोई थोड़ा सा गलत कर्म करता है, हम इमिजिएटली गलत कर्म कर देते हैं, हम इमिजिएटली गलत कर्म कर देते हैं और दूसरों के गलत कर्म पर गलत कर्म करते करते हम अपना भाग्य बिगाड़ते जा रहे हैं। जब कोई गलती करता है और हम गुस्सा करते हैं, आजकल हम सबके पास ऑक्सीमीटर घर पे एक तो है ही सबके घर पे। अब ये करना बहुत इजी है एक्सपेरिमेंट, कि अगली बार आपके घर में किसी ने कुछ गलती की और आपने गुस्सा किया, किसी को कहना जल्दी से आकर मेरी उंगली पर वो ऑक्सीमीटर लगा दे, मुझे देखना है कि मेरी पल्स कितनी है। तो अपने पर भी ऑक्सीमीटर लगाए और जिसको डांटा था उसको भी लगाइए, उधर का उधर पता चल जाएगा कि किसके भाग्य के ऊपर असर पड़ रहा है, किसकी पल्स चेंज हुई है, किसकी हार्ट बीट चेंज हुई है, डांटने वाले की या डांट खाने वाले की। तो आप सबको रिजल्ट तो पता ही है ना, किसके शरीर पर ज्यादा असर पड़ा होगा, डांटने वाले के या डांट खाने वाले के। और फिर भी हम कहते हैं कि ये राइट कर्म है, डांटना तो था ही। जब हम हर रोज छोटी छोटी बातों में फिर बड़ी बड़ी बातों में कई सालों से ये करते आए हैं, तो फिर एक दिन ब्लड रिपोर्ट में आ जाता है कि हमारा शुगर लेवल चेंज हो चुका है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल चेंज हो चुका है। और फिर हम क्या कहते हैं, क्या करें, लाइफस्टाइल ही ऐसी है, ये सब तो नॉर्मल हो गया है। हम उसकी भी जिम्मेवारी नहीं लेते, उसको भी नहीं बदलते। उसके बाद फिर हम कहते हैं क्या करें, मीठे के बिना तो रहा नहीं जाता। तो एक गलत कर्म, उसके ऊपर एक और गलत कर्म, एक और फिर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुनहरा बन जाए। चाहते तो सुनहरा है, लेकिन बना तो कलयुग दिया है, अपनी दुनिया को कलयुग बना दिया है। आज तो हम इसको कलयुग भी नहीं कह सकते। रोज सुबह का अखबार उठाइए, जीवन देखिए लोगों की, और मन से एक ही शब्द निकलेगा, घोर कलयुग है। कलयुग नहीं बोलते इसको अभी, घोर कलयुग बोलते हैं। घोर कलयुग में रहते हुए अगर अपना भविष्य सुंदर बनाना है, तो फिर एक ही चीज करनी पड़ेगी, अटेंशन। ये इन्वेस्टमेंट है, अटेंशन। अपने संस्कार, अपनी सोच, अपने बोल और अपना व्यवहार, अर्थात
अपना कर्म, अपना कर्म, ये इन्वेस्टमेंट है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ इस जीवन काल की नहीं होती है। आप जितनी भी बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन अगर अचानक कोई अपना शरीर त्याग दे तो उसका इन्वेस्टमेंट तो वहीं का वहीं रह जाएगा ना, और उसका रिटर्न भी उसको तो मिलेगा नहीं। हाँ, उसके परिवार को मिल सकता है पीछे, लेकिन उसको तो नहीं मिलेगा ना जितना इतना मेहनत करके इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन जब हम खुद के संस्कारों में इन्वेस्ट करते हैं, जब हम कर्म श्रेष्ठ करते हैं, तब उसका जो रिजल्ट है, उसका जो सुख है, वो हमें इस जीवन काल में तो मिलता ही मिलता है। हर क्षण मन सुकून में रहना शुरू करता है। उस सामने वाले ने जो गलती की, लेकिन हमने उसको समझा और उससे आराम से बात की। वो सोच रहा था आज उसको बहुत जोर से डांट पड़ने वाली है, लेकिन हमने उससे आराम से बात की। आराम से बात करते हुए हमने सही कर्म किया। उस कर्म के रिटर्न में क्या मिला? उसने हमें कितनी दुआएं दी। कहते कितने अच्छे लोग हैं, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी तो भी हल्के में खत्म कर दिया बात को। ये है दुआएं, ये है दुआएं मिलना। तो उस कर्म का रिजल्ट वो दुआएं मिली। वो दुआएं मिली तो आत्मिक शक्ति और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है, अगला कर्म और अच्छा बन जाता है, और ये एक कंटिन्यूअस साइकिल बन जाता है। सो हर इन्वेस्टमेंट का जब रिटर्न आता है ना, वो रिटर्न मुझे अपनी अगली इन्वेस्टमेंट को और बड़ा करने की शक्ति देता है। तो पहले हम छोटी सी किसी ने गलती की, उसको समझकर क्षमा करके उसके प्यार से बात करते हैं। शक्ति इतनी बढ़ जाती है, फिर किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया, बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया हमारे जीवन में। हमने लीगल उसके साथ जो एक्शन लेना था वो लेना था, लेकिन हमारा मन परेशान नहीं हुआ। हम स्थिर थे। हमने कहा ये मेरा पास्ट कर्मा कोई है, मुझे सेटल तो करना ही है। हम बड़ी बड़ी परिस्थिति में भी स्थिर रहने लगे। ऐसे हम रह ही रहे थे कि कोविड आ गया। कोविड को हमने कहा परिस्थिति तो बड़ी है, लेकिन मेरा मन निडर है, निर्भय है, निश्चिंत है। मुझे निश्चय है कि सब ठीक होगा। हम पूरा तरह से अपना ध्यान रखेंगे, और अगर कुछ हो भी गया, घर में कोविड आ भी गया, तो भी निडर होकर स्थिर मन के साथ और प्यार से उसका सामना करके उस बीमारी को फिनिश किया। पैनिक, एंजाइटी, केओस कुछ भी नहीं। कहाँ से ऐसी ताकत आई? तो लोगों ने बोला आपको डर नहीं लगता? तो आप कहेंगे नहीं, इसमें डरने की क्या बात है, पता तो है वो क्या है और उसका ध्यान क्या रखना है, उसमें डरना क्यों है? लेकिन वो कहेंगे आपके पास ये ताकत कहाँ से आई? ये ताकत है जीवन में किए हुए कर्मों का रिटर्न। आत्मिक शक्ति बढ़ी हुई होगी। तो छोटी छोटी बातों में जब हम सही कर्म करेंगे, तो बड़ी परिस्थिति बस जीवन में जब आएगी ना, तो उसको क्रॉस करने की भी आत्मा के पास स्थिरता और शक्ति होगी। तो आज से हम एक चीज पर प्रायोरिटी कर लेते हैं। सब पर हम मेहनत करते हैं इतनी, लेकिन एक मेहनत इधर करते हैं, क्योंकि ये जो मन है या आत्मा कहें, ये बीज है जीवन का। दिस इज द सीड, ये बीज है, और यहाँ से हमारा जीवन रूपी वृक्ष निकलता है। इस बीज का हर सोच, संस्कार, स्वभाव, कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, सही होना चाहिए। इवन इफ हमारे आसपास सब लोग कुछ गलत कर रहे हो, हम नहीं, क्योंकि इसका रिटर्न आने वाला है, ये हमेशा हमें याद रहना चाहिए। और जब रिटर्न आएगा, हम ये नहीं कह सकते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ ये कहना, अर्थात रिटर्न देख के बोलना ये रिटर्न क्यों आया, क्योंकि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट तो याद ही नहीं है ना, याद ही नहीं है, तो मुझे रिटर्न अच्छा नहीं लग रहा। रिटर्न देख के मेरा मन क्वेश्चन मार्क कर रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे लॉ ऑफ कर्मा याद नहीं है। मुझे याद नहीं है कि हर कर्म का एक रिजल्ट होता है। तो इसको पकड़ के रखते हैं और छोटी छोटी चीजें अब करना शुरू करते हैं, जिससे हमारे कर्म सदा श्रेष्ठ होंगे और सोच हमेशा सही होगी। पहली इक्वेशन, हमारे मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, नहीं है, ये सच नहीं है।
और हमने खुद ही देख लिया कि कल जिनको गुस्सा किया, अगर कल फिर से वो बात आएगी तो हम उस बात को आराम से क्रॉस कर सकते हैं। मतलब चॉइस किसकी है? हमारी है ना। लेकिन फिर भी हम कह रहे थे उनकी वजह से गुस्सा आ गया। हम तो ये भी नहीं कहते उनकी वजह से गुस्सा आ गया, हम कहते उन्होंने गुस्सा दिला दिया। हम उनको कहते उन्होंने गुस्सा दिला दिया। कैसे दिलाएगा? कैसे कोई हमारे मन के अंदर घुसकर हमारे को गुस्सा दिला सकता है? कैसी हमारी भाषा हो गई है, कितनी कमजोरी की भाषा हो गई है। जैसे कि हमारे मन का रिमोट कंट्रोल तो सबके हाथ में है, वो जो बटन दबाए हम वैसा रिएक्ट करते हैं। और सिर्फ ये अपने आसपास के लोग नहीं, अनजान सड़क पर अगर कोई गाड़ी ठीक न चलाए और हम गुस्सा कर दें, अपशब्द बोल दें, तो उसका इल्जाम भी हम उन पर लगाते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, जिनको हम कभी मिले नहीं। गुस्सा करते हैं, बोलते इतनी जोर से क्यों हॉर्न बजा रहा है? वो बजा रहा है ना, अपना क्यों नुकसान कर रहे हो क्योंकि वो कुछ गलत कर रहा है। ये सारा दिन चेकिंग करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन आज हम लिख ले, मेरी सोच, मेरी बोल और मेरा कर्म, ये मेरी रचना है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई एवरी थॉट, एवरी वर्ड, एवरी बिहेवियर। आज से ब्लेम गेम खत्म करते हैं। उनकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से नहीं, मेरी वजह से। जो उन्होंने किया वो गलत किया, लेकिन मैंने जो किया वो मेरी चॉइस थी, वो मेरी चॉइस थी। उनका इन्वेस्टमेंट उनकी चॉइस है, उसकी वजह से हमने गलत नहीं करना। तो मेरी सोच, मेरे बोल, मेरा व्यवहार, ये मेरी चॉइस है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो इवन अगर हम गुस्सा करें, इवन हम गलत सोचे, कोई बात नहीं, लेकिन हम ये याद रखेंगे ये मैंने किया। तो चेंज भी कौन करेगा? मैं। कितनी देर में? 10 सेकंड लगते हैं सोच को बदलने में। बैठो, अपने को समझाओ और सोच बदल जाएगी। तो मेरी क्रिएशन है। दूसरा, सही सोच और सही फीलिंग्स कौन सी होती हैं, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए ना। अपने में इन्वेस्ट करना है, लेकिन क्या इन्वेस्ट करना है ये भी तो पता होना चाहिए। अब आजकल चारों तरफ हमारे लोग कुछ ऐसी चीजों को नॉर्मल बोलते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। टेंशन, स्ट्रेस कहते हैं नॉर्मल, गुस्सा नॉर्मल, चिंता, परिवार है, बिजनेस है, चिंता तो होगी ही, तो नॉर्मल, ईर्ष्या नॉर्मल, दुख नॉर्मल, डर नॉर्मल, शिकायत करना, निंदा करना नॉर्मल, एंड कंपटीशन, स्पर्धा, वो तो हम नर्सरी के बच्चे को ही सिखा देते हैं कि लाइफ इज अ कंपटीशन। ये सारी इमोशंस जो यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, और जब यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, शरीर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, रिश्तों में क्रिएट करती हैं, इनको हमने नॉर्मल कह दिया। अगर हमने इनको नॉर्मल कह दिया तो हमारा कर्म सही नहीं होगा कभी भी। तो नॉर्मल क्या है ये बहुत क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीजें एक इमोशनल इलनेस है, ये मेंटल हेल्थ इश्यू नहीं है, ये डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक नहीं है, लेकिन ये एक भावनात्मक बीमारी है, गलत भावनाएं हैं, क्योंकि इससे मन डिस्टर्ब होता है, इससे शरीर डिस्टर्ब होता है। पल्स रेट, हार्ट बीट, स्वेटिंग हो जाती है, मुंह सूख जाता है, पेट में दर्द होता है, कितनी सारी चीजें होती हैं शरीर के अंदर। ये नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल क्या है? स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है। पेशेंस, स्टेबिलिटी, स्थिरता, शांत मन, ये नॉर्मल है। गुस्सा नॉर्मल नहीं है। लोगों को समझना, क्षमा करना, सम्मान और प्यार से बात करना, ये नॉर्मल है। शिकायत नॉर्मल नहीं है। शुक्राना, शुक्रिया करना, ये नॉर्मल है। स्पर्धा, कंपटीशन नॉर्मल नहीं है। कोऑपरेशन, सहयोग देना, ये नॉर्मल है। फियर, डर नॉर्मल नहीं है। निडर, निर्भय होना, ये नॉर्मल है। डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, तब पता होगा कि कौन सी सोच क्रिएट करनी है, कौन सा संस्कार और कौन सा व्यवहार जो नॉर्मल है। तो जब हमें खुद नॉर्मल की सही परिभाषा पता होगी, तब हम अपने बच्चों को भी सिखा देंगे कि नॉर्मल क्या होता है। तो पहली चीज हम क्रिएट करते हैं, और दूसरी चीज नॉर्मल कौन सी वाली है। अब पता चल गया नॉर्मल है, लेकिन बहुत सालों से मन कमजोर है, तो रहना चाहते हैं शांत, लेकिन टेंशन हो जाती है। बात करना चाहते हैं प्यार से, लेकिन गुस्सा आ जाता है। तो क्यों होता है? शक्ति की कमी। अब उस शक्ति को कैसे बढ़ाना है? छोटी छोटी लाइफस्टाइल हैबिट्स,
दिनचर्या में छोटी छोटी बातें, जिससे हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा बन सकता है। मन का ध्यान, योगी जीवन। अगले महीने हम सब पुनः इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। एक दिन के लिए हम योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, हम में से बहुत सारे लोग रोज योगा करते हैं। योगा करना एक अलग चीज होती है और योगी जीवन एक अलग चीज होती है। जब हम योगी जीवन कहते हैं तो हमें लगता है अच्छा, योगी जीवन वो हैं जिन्होंने घर गृहस्थ छोड़ दिया, उन्होंने व्यापार बिजनेस नौकरी छोड़ दी, वो आश्रम में रहते हैं, संन्यास करते हैं, वो योगी जीवन है। वो योगी जीवन नहीं है, वो एक रोल है। उन्होंने चूज किया है कि वो सेवा करेंगे, उसके लिए वो आश्रम में रह रहे हैं, घर गृहस्थ में नहीं रह रहे। लेकिन योगी जीवन इज नॉट अबाउट हम कहाँ रह रहे हैं। योगी जीवन अर्थात हम यहाँ क्या है, हम यहाँ क्या है। मैंने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, आपने तो कलर्ड कपड़े पहने हुए हैं। मैं कोई बिजनेस नहीं करती, लेकिन आप बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर मैंने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन मैं गुस्सा भी करती हूँ, मैं ईर्ष्या भी करती हूँ, मैं गलत तरह से धन का भी उपयोग करती हूँ, तो क्या मुझे योगी जीवन कहा जाएगा? सिर्फ योगी वाली ड्रेस ही होगी, योगी जीवन नहीं होगा। लेकिन मैंने ड्रेस तो व्हाइट पहनी है। आप घर पे रहते हैं, आप बिजनेस करते हैं, लेकिन आपका धन कमाने का तरीका एकदम साफ है, आपका व्यवहार लोगों से बहुत सम्मान पूर्वक है, आपका अन्न सात्विक है, आपकी सोच और कर्म श्रेष्ठ है, तो आप में और मेरे में से योगी कौन हुआ? योगी कौन हुआ? तो ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हम तो घर गृहस्थ में रहते हैं, हम तो दुनियादारी में हैं, हम तो व्यापार करते हैं। वो सब कुछ करते हुए ही योगी जीवन रहना है, वो सब कुछ करते हुए ही योगी जीवन करना है। तो योगी जीवन अर्थात हाई वाइब्रेशनल लाइफस्टाइल, श्रेष्ठ सोच और कर्म, योगी जीवन। तो ये जो नॉर्मल लाइफ हमने एक लिस्ट बनाई, इसको जब हम अपनी लाइफ में ले आएंगे तो वो योगी जीवन होता है। दूसरा जीवन कौन सा होता है? भोगी जीवन। भोगी जीवन अर्थात सफरिंग, कले कलेश मन में चलता रहता है, रिश्तों में टक्कर होती रहती है, काम बहुत करते हैं लेकिन संतुष्टता नहीं आती मन के अंदर, इसको भोगी जीवन कहेंगे। तो आज हमने डिसाइड करना है योगी जीवन, क्योंकि योगी जीवन से ही सुनहरा भविष्य बनने वाला है। तो योगी जीवन के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सिंपल है, छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तो हम आज से पक्का करेंगे। सबसे पहली चीज, श्रेष्ठ जीवन के लिए अच्छी नींद, सही नींद होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी नींद सही नहीं होती है तो फिर हम सुबह सुबह चिड़चिड़े से हो जाते हैं, थोड़े से मन थका हुआ सा रहता है। सुबह सुबह कार में अपने ऑफिस तक जा रहे होते हैं तो नींद आ रही होती है, फ्लाइट में बैठे होते हैं तो सो रहे होते हैं, अर्थात नींद की कमी। नींद की कमी, तो नींद का मन की स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम रात को सही सोएंगे तब तो हम सुबह सही उठेंगे, जल्दी उठेंगे और तब अपने लिए कुछ समय निकाल पाएंगे। उसके लिए रात को सोना सही बहुत जरूरी है। अब क्योंकि आजकल हम घर पे हैं, लॉकडाउन है, ये सही समय है अपनी लाइफस्टाइल और दिनचर्या को सेट करने का और उस पर लेकर आना जो हमें पता है कि सही है। पिछले कुछ सालों से हम क्या कर रहे हैं? काम काम काम, काम को हमने इतना बड़ा बना दिया, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो गई है। तो सोएंगे कितने बजे? जब मेरा काम खत्म हो जाएगा। खाना कब खाएंगे आप? जब मेरा काम खत्म हो जाएगा। मतलब सब कुछ मेरा किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? काम के अराउंड रिवॉल्व करता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। सोना संयम और नियम से, खाना संयम और नियम से, व्यायाम करना, मेडिटेशन करना संयम और नियम से। मेडिटेशन आप कब करेंगे? जब मुझे काम से टाइम मिल जाएगा। आज आपने एक्सरसाइज नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला, काम ही बहुत था, तो काम के अराउंड जीवन रिवॉल्व होने लग गई। ये राइट लाइफस्टाइल नहीं है। लाइफस्टाइल को बैलेंस्ड रखना है। तो छोटी सी चीज करते हैं, पहले सोने का समय। बचपन से सुनते आए हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी वाइज, अर्थात जल्दी सोना, फिर जल्दी उठने की चिंता नहीं करना, वो तो अपने आप ही हो जाएगा अगर हम जल्दी सो जाएंगे। तो सिर्फ एक ही चीज करनी है, जल्दी सोना। तो परफेक्ट टाइम टू स्लीप 10 बजे तक हम नींद में होने चाहिए। 10 बजे हम सो जाने चाहिए।
हाईएस्ट एनर्जाइजिंग टाइम मन और शरीर के लिए 10 से 2 होता है। ये 4 घंटे में एनर्जाइजिंग होती है मन की और शरीर की। अगर मैं 10 की बजाय 11 सोई तो मेरा 1 घंटा लूज हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ इन्वेस्टमेंट में लीकेज कहाँ होती है हमारी। जी हमें सही समय पता है कि सही समय, आप भी तो समय देख के इन्वेस्ट करते हैं ना, गलत समय पे कर दिया, किया तो इन्वेस्ट लेकिन समय राइट नहीं था तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो हमें लगा कि हमें 7 घंटे सोने हैं तो हम कोई भी 7 घंटे सो सकते हैं। तो कोई 12 बजे सो रहा है, कोई 2 बजे सो रहा है, कोई किसी एक घर में तो कभी कभी कोई 4 बजे उठ रहा है तो दूसरा 4 बजे सोने जा रहा है। तो कोई गुड मॉर्निंग कर रहा होता है, कोई गुड नाइट कर रहा होता है। सारी लाइफस्टाइल थोड़ी सी ऊपर नीचे। और बच्चे तो कहते हैं हमारी तो रात को पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, फिर वो सुबह सोने को जाते हैं। ऐसा कर्म करेंगे तो थोड़ा तो रिजल्ट आएगा ही ना फिर उस चीज का। तो हम बड़ों की जिम्मेवारी है कि हम उस लाइफस्टाइल डिसिप्लिन को क्रिएट करें जिससे फिर हमारी अगली जनरेशन उसको फॉलो करे। तो 10 बजे हमें सो जाना चाहिए, लेकिन अच्छी नींद के लिए, गहरी नींद के लिए सोने से पहले ध्यान रखना होगा कि सोने से 2 घंटा पहले अर्थात 8 बजे हमें अपने काम से डिस्कनेक्ट करना होगा। हमें अपने काम से डिस्कनेक्ट करना होगा, मतलब ईमेल्स, मैसेजेस, फोन कॉल्स, काम के डिस्कनेक्ट। इसीलिए जब वो वाला समय था ना, जब हमारे पास फोन और लैपटॉप्स नहीं थे और जब हम घर आ जाते थे तो हमें कोई फोन नहीं कर सकता था। तो जब वो वाला समय था तो कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि जब हम 6-7 बजे घर आ जाते थे और अगले दिन सुबह 9 बजे जाते थे, 15 घंटे 15 घंटे हमारे मन काम पे नहीं था। आप बताइए लास्ट कौन सा दिन था जब 15 घंटे आपने काम के बारे में ना सोचा हो एट अ स्ट्रेच। कोई होगा ही नहीं। जिस दिन से फोन बना उस दिन के बाद एक भी दिन नहीं होगा। और पहले जब हमारे पास फोन नहीं थे तो संडे मतलब संडे, तो 24 घंटे हमारे मन को काम नहीं था, छुट्टियों के दिन, त्योहार के दिन। और अब तो आधी रात को भी अगर 1-2 बजे नींद खुल गई तो उतने बजे भी देख लेते हैं कोई ईमेल आया, कोई मैसेज आया, और वो ईमेल पढ़ के अपने मन को काम दे के फिर सोने चले जाते हैं। ये बहुत ही प्रमुख रीजन है, वेरी वेरी बिग रीजन ऑफ मेंटल फटीग, मन की थकावट। सुबह सुबह जब बॉम्बे में जा रहे होंगे ना सारे अगली बार रोड पर, सिर्फ सबके चेहरे देखना, पता नहीं चलेगा चेहरों को देखकर कि सुबह का समय है या शाम की वापसी का समय है ऑफिस से। एक जैसे ही चेहरे लगते हैं, क्योंकि सही सोते नहीं है, अच्छा नहीं सोते, डीप स्लीप नहीं। सिर्फ क्यों? क्योंकि रात को सोने तक काम का। तो ये एक नियम बना लीजिए, सोने से 2 घंटा पहले वर्क कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट। हम अब कल सुबह देखेंगे अपनी ईमेल्स, अपने मैसेजेस, अपने फोन कॉल्स हम सुबह देखेंगे। सोने से 1 घंटा पहले हम बाकी सारे मीडिया से डिस्कनेक्ट मतलब दुनिया की खबरें, वर्ल्ड न्यूज, सीरियल जिसमें घर टूट रहे हो, मूवीज जिसमें वायलेंस चल रहा हो, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे मन को बहुत ज्यादा टर्बुलेंट लेती है, एक्टिव में ले आती है। हमें सोने जाना है, मतलब मन की गति को हमें धीमा करना है, उसको एक्टिव नहीं कर देना। फिर नहीं तो वो रात को नींद में भी एक्टिव रहती है, शरीर सो जाता है क्योंकि थका हुआ होता है। और कईयों को तो नींद नहीं आती है क्योंकि मन इतना एक्टिव होता है, चलता ही जाता है, बोलता जाता है, नींद नहीं आती, दवा लेनी पड़ती है सोने के लिए। भारत देश में तो नहीं, लेकिन कई ऐसे देश हैं दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा नींद की गोली है। नींद की गोली है। और अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे ना, हम भी वैसा करने लगेंगे कि हमारा माइंड स्लो डाउन होगा ही नहीं, बोलता रहेगा इतना तेज, तो नींद नहीं आएगी। तो जब हम एक्टिव होते हैं वो बीटा स्टेज होती है, सोने के लिए हमें स्लो डाउन अल्फा में जाना पड़ता है। लेकिन सारा दिन अगर बीटा प्लस पे रहते हैं तो रात को सोने जाते हैं अल्फा में, माइंड जाता नहीं है, फिर नींद आती नहीं है, फिर इंसोम्निया होता है, फिर स्लीपिंग पिल्स की जरूरत पड़ती है। कई लोग कुछ और सब्सटेंसेस लेते हैं, कहते हैं ये लेने से मुझे अच्छी नींद आती है। अच्छी नहीं नींद आती, नींद आती है, डीप स्लीप नहीं होती कभी भी कोई सब्सटेंस लेने से। तो इसलिए सोने से 1 घंटा पहले कुछ भी टर्बुलेंट कंटेंट, उससे अपने आप को किनारा। 1 घंटा पहले ये समय हमारा है, कुछ ऐसा करे जिससे हमारे मन की गति धीमी हो जाए,
कोई ऐसी किताब पढ़े, कोई ऐसी स्पिरिचुअल स्टडी करे, परिवार के साथ बैठे, लेकिन सोने से पहले कभी प्रॉब्लम डिस्कशन नहीं करना चाहिए, कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे भी नींद की क्वालिटी खराब होती है। कुछ भी कोई बात हो ना, बोलो कल सुबह करेंगे, नियम बना लो घर के अंदर। ये नियम बनाने पड़ते हैं, ये वाली बात हम सुबह करेंगे ताकि हम सब रात को अच्छी नींद सोए। तो कोई प्रॉब्लम भी डिस्कशन नहीं। फिर रात को सोने से 15 मिनट पहले हम कुछ बहुत सात्विक मन में भरेंगे, मतलब कुछ ऐसा सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे जिससे ये आत्मा एनर्जाइज होती है। स्पिरिचुअल स्टडी, कोई बहुत अच्छी किताब जो बहुत सकारात्मक हो, वीडियो, ऑडियो, लिखना, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन 15 मिनट। अच्छी इमोशनल डाइट, इमोशनल डाइट अर्थात जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो हम बनते हैं। ये इक्वेशन है, व्हाट वी वॉच, व्हाट वी रीड, व्हाट वी लिसन इज हु वी बिकम। जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, ये इमोशनल डाइट है। और इसीलिए अगर हम ग्राफ बनाए पिछले 30 साल का, जैसे जैसे मीडिया, जैसे जैसे फोन्स, इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, जैसे जैसे ये चीजें आई हैं, ग्राफ बनाइए, वैसे वैसे ही मन की स्थिति डाउन हुई है, वैसे ही इमोशनल और मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़े हैं, क्योंकि जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो हम बनते हैं। तो सोने से पहले, अब सोने से पहले आखिरी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट थॉट बिफोर वी गो टू स्लीप, वो डीप डीप पावरफुल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आखिरी सोच डीप चली जाती है सबकॉन्शियस के अंदर, और वो अगले 7-6 घंटे जब आप सो रहे हैं वो प्रोसेस होने वाली है। तो आखिरी सोच बहुत ध्यान से होनी चाहिए। तो वर्तमान समय के अनुसार कुछ संकल्प क्रिएट कर लेते हैं, जिनको हम रात को सोने से पहले एक बार रिपीट कर देंगे, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। हम जैसा सोचेंगे हमारे जीवन में सिद्ध हो जाएगा। थॉट्स मैनिफेस्ट। तो कुछ थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहली थॉट, आई एम अ पावरफुल बीइंग। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। शक्तिशाली अर्थात परिस्थिति और व्यक्ति के व्यवहार मुझे नहीं हिलाते। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। काम एंड स्टेबल ऑलवेज। तीसरा, मैं निडर हूं। निडर हूं, निर्भय हूं। इस समय बहुत डर है हवा में, ध्यान रखना है। मैं निडर हूं। चौथा, आई एम अ गिवर। मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। मुझे कुछ चाहिए नहीं। मुझे कुछ चाहिए नहीं। सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है जो निस्वार्थ कर्म होता है। चाहिए चाहिए अर्थात मुझे प्यार चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे रिकग्निशन चाहिए, ऐसे खड़े होंगे तो ये तो बहुत स्वर्णिम जीवन नहीं है ऐसे वाला खड़े होने वाला। स्वर्णिम जीवन कैसे वाला होगा? ऐसे वाला जो देने वाला होता है। प्यार देना, सम्मान देना, लोगों को मान देना, दुआएं देना। गिवर, दाता के बच्चे दाता हैं। दिया है, दिया अर्थात जो देता है। तो चौथा हमारा संकल्प है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। पांचवा संकल्प, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। परफेक्ट हेल्दी बॉडी ऑलवेज। आजकल कभी कभी ऐसी सोच आ जाती है ना, अगर मुझे हो गया तो वो थॉट सही नहीं है। तो हम ये वाली थॉट डालते हैं, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अगला संकल्प, परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। परमात्मा की शक्तियों का, दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। एक अपने मन में ये सीन क्रिएट कीजिए कि परमात्मा की डिवाइन लाइट का सर्कल मेरे चारों तरफ है। जैसे पीपी किट पहनकर वायरस नहीं आ सकता ना, तो इसी तरह ये शक्तियों का कवच पहनने से किसी और की वाइब्रेशन नहीं आ सकती, क्योंकि हम भगवान के हाईएस्ट वाइब्रेशन के सुरक्षा कवच में हैं। फिर उस सुरक्षा कवच को अपने परिवार के चारों तरफ भी ड्रॉ कर दीजिए। वो सेफ है, वो सुरक्षित है। रोज अपने आप को कहना है, वो सेफ है, वो सुरक्षित है। फिर अगला संकल्प अपने रिश्तों के लिए, हम सबको स्वीकार करते हैं,
सब हमें स्वीकार करते हैं। हमारे रिश्ते सम्मान और एकता की नींव पर खड़े हैं। आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी। रिलेशनशिप स्टैंड्स ऑन फाउंडेशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड यूनिटी। एकता और सम्मान की नींव पर खड़े रिश्ते हैं। फिर एक संकल्प अपने काम के लिए कर लीजिएगा। जो आप चाहते हैं कि आपके भविष्य में हो, आपको संकल्प डालना है कि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो फिल इन द ब्लैंक, जो भी आप उसमें बोलना चाहें आपके काम के लिए, ये ऑलरेडी हो चुका है, अर्थात मैंने ये ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और वो फिल इन द ब्लैंक में आप अपने काम के अनुसार अपने लिए लक्ष्य रख दीजिए। लेकिन संकल्प क्या होगा? ये मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। अपने काम का संकल्प जरूर डालिएगा कि जो आप चाहते हैं कि आप अगले 6 महीने में अचीव करें या आप अगले 1 साल में अचीव करें, तो आप उसमें लिखेंगे ये फिल इन द ब्लैंक मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। मेरे पास भरपूर है, भरपूर धन और भरपूर समय। भरपूर, कमी की भाषा नहीं यूज करेंगे। कम है, कम है, कम अर्थात हम कमी को अपने जीवन में इनवाइट कर देते हैं। टाइम भी हमेशा कम है, कुछ कम नहीं है, हमारे पास भरपूर है। तो मेरे पास भरपूर है। अबंडेंस इज माय रियलिटी। मेरे पास इतना टाइम है, इतना टाइम है, मेरे पास इतना धन है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है। ये हमारा सोचने का तरीका होना चाहिए। एंड आखिरी संकल्प, देश और सृष्टि के चारों तरफ सुरक्षा कवच परमात्मा की शक्तियों का। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत हूं, स्थिर हूं। तीसरा, मैं निडर हूं। चौथा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सबको देने वाली आत्मा हूं। पांचवा, शरीर स्वस्थ निरोगी हमेशा रहेगा। अगर कोई छोटी बड़ी बीमारी है, उसके लिए संकल्प डाल दीजिए, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, अगर नॉर्मल नहीं है तो। मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, अगर नॉर्मल नहीं है लेकिन नॉर्मल करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग संकल्प डाल दीजिए। फिर परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है, परिवार के चारों तरफ है। मेरे रिश्ते सम्मान और यूनिटी, एकता के नींव पर खड़े हैं। और मेरा काम, उसके लिए आपको जो लक्ष्य रखना है वो कहिए। सफलता मेरे लिए निश्चित है और मेरे पास भरपूर है, भरपूर अबंडेंस। एंड परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे देश और सृष्टि के चारों तरफ है। 10 संकल्प, और करने में कितना टाइम लगेगा? 10-20 सेकंड, सिर्फ उतना। तो रात को सोने से पहले इन संकल्पों को दोहरा ले। जब तक हम मेडिटेशन नहीं सीखते, जब हम मेडिटेशन सीख लेंगे तब तो हमें खुद आ जाएगा बहुत कुछ करना, लेकिन तब तक हम ये कर लें। और अगर मन स्थिर ना हो रहा हो तो इसको बोल के करें, और अगर वो भी ना हो रहा हो तो लिख के करें। इन संकल्पों को लिख लीजिए रात को सोने से पहले। आंख बंद कीजिए और मन में इनको बोलते बोलते सो जाइए। अगर आप सकारात्मक, पॉजिटिव, हाई वाइब्रेशनल थॉट्स सोचते सोचते सो जाते हैं, आपके अगले 6 घंटे हाई वाइब्रेशनल एनर्जी चलने वाली है। अगर आप गलती से सोने से पहले ये सोच लेते हैं, कितना डर है चारों तरफ, आज मुझे भी थोड़ी सी खांसी हो रही थी, पता नहीं, होपफुली सुबह तक ठीक हो जाए। आज ऑक्सीमीटर पे भी 97 ही आया, नॉर्मली तो 99 आता है। अब हमें लगता है ये सब रियल है ना, तो हम यही तो सोचेंगे। भले सोचे, लेकिन रात को सोने से पहले नहीं सोचे। रात को सोने से पहले सोचा तो वो सुबह तक हमारी डीप थॉट बन जाता है, वो सबकॉन्शियस में बीज चला जाता है संकल्प का। तो सोने से पहले सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का शुक्रिया और हाई एनर्जी थॉट्स। अब जल्दी सोएंगे, सही सोएंगे तो कम नींद की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल डॉक्टर्स बोलते हैं 8 घंटा सोना चाहिए, 9 घंटा सोना चाहिए। ये भोगी जीवन की नींद होती है, इतने घंटे सोना। लेकिन वो राइट बोलते हैं कि इतना सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो ज्यादा सोना पड़ेगा। लाइफस्टाइल सात्विक होगी
तो 5-6 घंटे बस, उससे ज्यादा नींद आपको आएगी नहीं, नींद आप ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे सुबह जल्दी। तो अगर हम 10 बजे तक सो गए तो हम 4 और 5 के बीच में पक्का उठ जाएंगे, अपने आप उठेंगे, अलार्म नहीं लगाएंगे। और उस समय को क्या कहा जाता है? ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। तो एक इन्वेस्टमेंट रात को सही की, दूसरा इन्वेस्टमेंट सुबह सही हुआ, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसको। वैसे हम अपने हर काम मुहूर्त निकाल के करते हैं, लेकिन दिन का जो शुभ मुहूर्त है उसमें हम कितने लोग सुबह उठे होते हैं ब्रह्म मुहूर्त के टाइम? अमृत वेला, समय को ही अमृत कहा जाता है। आज विदेश के लोग भी कहते हैं ये 5 AM लीडरशिप क्लब है। हम तो उसको इतने हजारों सालों से अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, लेकिन वो भी आज कहते हैं कि 5 AM लीडरशिप क्लब, मतलब जिनको लीडरशिप क्वालिटी सफलता क्रिएट करनी है उनको सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठना है। तो नींद अपने आप खुलेगी, अमृत वेले नींद अपने आप खुलेगी। सुबह उठ के पहली आदत, कम से कम 1 घंटे के लिए फिर हम अपने फोन को नहीं देखेंगे। सुबह उठते ही फोन को नहीं देखेंगे। ये माइंड एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है, सुबह ये एकदम साफ होता है। सुबह उठते ही जो देखा वो इसके ऊपर छप जाएगा और अंदर चला जाएगा। इवन अगर आपने बस 5-10 मिनट ऐसे ऐसे किया ना अपने फोन को कि थोड़ा सा न्यूज में क्या, मार्केट में क्या है आज, ये सब 5 मिनट हमने सोचा बस 5 मिनट देखेंगे उसके बाद रख लेंगे, लेकिन 5 मिनट में ब्लॉटिंग पेपर सैचुरेट हो जाएगा। तो सुबह का 1 घंटा मेरा अपना टाइम है, ये मेरा अपना टाइम है। तो सुबह हम फोन नहीं देखते, सबसे पहले वर्क कम्युनिकेशन भी नहीं देखते। सबसे पहले दिन की शुरुआत शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया, अपने मन और शरीर का शुक्रिया, लोगों का शुक्रिया जिनके साथ भी हम संबंध संपर्क में आते हैं, शुक्रिया। चौथा, अपने काम का शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने काम को रोज सुबह शुक्रिया करना, क्योंकि वहां के धन से हमारे परिवार का भाग्य बनता है, पालना होती है। तो काम का शुक्रिया और प्रकृति का शुक्रिया। तो 5 थॉट्स इन द मॉर्निंग, 5 संकल्प शुक्रिया, परमात्मा, मन और शरीर, लोग, काम और प्रकृति, 5 संकल्प। फिर उसके बाद ये जो हमने 10 संकल्प लिखे, ये सुबह उठकर हम संकल्प फिर से दोहराएंगे कम से कम 5 बार। हम फिर से बहुत धीरे धीरे आराम से धीरे धीरे दोहराएंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा। 5-10 मिनट हम अच्छे से बैठेंगे उसके साथ और उसको विजुअलाइज भी करेंगे। स्वस्थ शरीर, शक्तिशाली मन, इसका दृश्य देखेंगे। जो चित्र हम देखते हैं हमारा चरित्र वैसा बन जाता है, तो यहाँ पर चित्र वो देखना है। फिर हम अपने शरीर के लिए योगा, प्राणायाम, वॉक, एक्सरसाइज करते हैं और फिर कम से कम आधा घंटा, ये तो कंपल्सरी कर लीजिएगा सभी, कम से कम आधा घंटा मन के लिए अच्छी खुराक, मतलब हेल्दी इमोशनल डाइट। यहाँ आता है रोल आध्यात्मिकता का, कि स्पिरिचुअल स्टडी सुबह सुबह, स्पिरिचुअल स्टडीज सुबह सुबह, ब्लॉटिंग पेपर पे वो हाईएस्ट वाइब्रेशनल कंटेंट सुबह सुबह पहले जाना चाहिए। पूरा दिन वो काम करेगा हमारे सिस्टम के ऊपर, क्योंकि सुबह राइट डाला और रात को सोने से पहले राइट डाला। तो सुबह दिन की शुरुआत मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्टडी से होती है, और शरीर के लिए योगा, प्राणायाम, व्यायाम। अब ये इन्वेस्टमेंट मॉर्निंग का हो गया ना, तो सारा दिन पे सिर्फ अटेंशन रखना होता है कि हमारी सोच कैसी है, हमारी बात करने का तरीका कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। अर्थात हमारा हर कर्म सही चल रहा है, हर कर्म सही चल रहा है। किसी को हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम सुबह सुबह अपने अंदर शक्ति भर के आए हैं और हम बिल्कुल सही तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सुबह और रात, ये 2 समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है जैसा अन्न हम खाते हैं, जैसा धन हम कमाते हैं। धन कमाना बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन धन ऐसा कमाए जो दुआओं के साथ आए। दुआओं के साथ धन कमाना चाहिए। जो दुआओं के साथ धन कमाते हैं ना, उनके घर में सिर्फ सामान नहीं आता, उनके घर में सुकून आता है। क्योंकि धन से तो सामान आ सकता है, दुआओं से सुकून आता है। सुकून आता है, अच्छे रिश्ते बनते हैं, क्योंकि उस धन से पूरे परिवार की परवरिश होती है ना। तो उस धन में हाईएस्ट वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, लोग जो नॉर्मल कह रहे हैं वो नहीं, अपनी परिभाषा प्रिंसिपल्स की खुद क्रिएट करिएगा।
हाईएस्ट वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एथिक्स हाईएस्ट मतलब श्रेष्ठ कर्म, धन कमाने के तरीके में। जिनके साथ हम काम करते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार, ऐसा नहीं किसी को डांट दिया और काम करवा लिया, दुआएं नहीं मिलेंगी, पैसा आ जाएगा घर, लेकिन किसी का दर्द लगा हुआ आएगा उस पैसे के अंदर। ऐसा धन घर पे नहीं लाना, दुआओं के साथ धन आना। इसीलिए धन को लक्ष्मी कहते हैं। धन को देवी का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि वो दुआ के साथ आएगा तो उसको दिव्यता का दर्जा मिलेगा। सो धन पहली एनर्जी। फिर अन्न, हम सात्विक अन्न ही खाते हैं। अगर कोई नहीं खाता हो तो कोविड के टाइम सबने शुरू ही कर दिया है सात्विक अन्न खाना। अगर नहीं किया है तो जरूर कर देना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। सो जैसा धन होता है उससे अन्न खरीदा जाता है, जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, और जैसा मन होता है वैसा तन होता है। तो धन, अन्न, मन और तन। इसलिए धन बहुत ध्यान से कमाना चाहिए, बहुत ध्यान से कमाना चाहिए, क्योंकि उससे ये पूरे आगे की सारी तीनों चीजों पर असर पड़ जाएगा, धन, अन्न, मन और तन। तो अन्न हम सात्विक खाएंगे। नॉन वेजिटेरियन फूड ना शरीर के लिए हेल्दी होता है, और उसकी वाइब्रेशंस में तो डर है, गुस्सा है, नफरत है, हिंसा है और मृत्यु है। तो वो तो मन के लिए कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। अब सात्विक अन्न खाएं, लेकिन प्रसाद बनाकर खाएं। स्पेशली आजकल परिवार के मन को सुकून देना है ना, तो रसोई में प्रसाद बनाइए, क्योंकि इस समय शहर के पानी में भी डर है, शहर की सब्जी और फल में भी डर है। तो हम अगर सात्विक भी खा रहे होंगे ना, लेकिन उसमें डर और चिंता बहुत है, तो रसोई को वैसा बना दीजिए जैसे मंदिर में भंडारा होता है। वहां क्या होता है? परमात्मा के याद के गीत चलते हैं, शब्द चलते हैं, प्रार्थनाएं चलती हैं और भोजन बन रहा होता है। हमारे घरों में क्या होता है? न्यूज चल रही होती है, सीरियल चल रहे होते हैं और खाना बन रहा होता है। भाई ये छोटी छोटी बातों का ही तो फर्क है, जिससे पूरा भविष्य बदल जाएगा। तो घर में जब खाना बन रहा हो उस समय टीवी पर कोई ऐसी चीज ना चल रही हो जिसका शब्द खाने के लिए सही नहीं है, सही नहीं है। तो घर में नियम बना लिए कि हमारे घर में प्रसाद बन रहा है, प्रसाद बन रहा है। तो परमात्मा के याद के गीत तो आजकल 24 घंटे चलने चाहिए रसोई में, ताकि आपका पानी भी एनर्जाइज हो जाए, सारा डर चिंता की वाइब्रेशन उसमें से निकल जाए। और भोजन जो बनाने वाला है, भोजन वो बहुत अटेंशन। हमने घर देखे हैं ऐसे जहां सिर्फ जो भोजन बनाने वाला है उसके मनोस्थिति से ही घर में झगड़े हो रहे होते हैं। वो बनाने वाला कहीं 1 महीने के लिए चला जाता है तो रिश्ते ठीक होने लग जाते, कहते ये क्या हुआ सडनली। क्योंकि बनाने वाले की गलती नहीं, लेकिन बनाने वाले के मन में बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत टेंशन है। और वो खाना बनाते समय वो टेंशन सारी खाने में जा रही है, रिश्तों में तकलीफ होने लगती है। तो खाने बनाने वाले का मन और संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। बनाते समय फोन पर बात ना कर रहा हो कोई, फोन पर ऐसे नहीं बीच में फोन आया बात की रखा फिर खाना बना रहे, नहीं। खाना प्रसाद बन रहा है, इससे पूरे परिवार का मन और तन रहने वाला है सुरक्षित। तो खाना बनाना, फोन नहीं बात हो रही, टीवी पर न्यूज सीरियल कुछ नहीं चल रहे, और भजन मंत्र जाप चल रहा है रसोई में, और भोजन बन रहा है सात्विक, और पानी बन जाता है अमृत। फिर जब वो हमारे सामने आता है तो नियम घर में बना ले कि भोजन करते समय फोन और टीवी कोई नहीं यूज करेगा। फोन और टीवी नहीं चल सकता घर के अंदर भोजन करते समय। ऐसा नहीं कि खाना खा रहे हैं बीच में फोन आया उससे भी बात कर ली, ये वो ट्रांजैक्शन सारी डिस्कस कर ली, वापस साथ में खाना खा लिया, ये नहीं। खाना खाना एक रिचुअल की तरह होना चाहिए, इतना डिवाइन होता है खाना खाना। तो खाना खाने के टाइम नो फोन नो टीवी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करनी खाने के टाइम, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी खाने के टाइम। वो सब कुछ खाने में चला जाता है, पानी में चला जाता है, और वो हमारे मन की स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो खाना खाने से पहले 5 सेकंड रुकेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, शुक्रिया करेंगे, और वो जो 10 संकल्प लिखे हैं ना वो खाने में बोल देंगे। और उसमें आप जो संकल्प डालना चाहें वो डाल दीजिए, जो आप अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं, जो आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो वो संकल्प खाने में डाल दीजिए। मतलब परमात्मा को याद करके खाने की तरफ देखिए और
धीरे से मन में बोल दीजिए, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी। 10 संकल्प 5 सेकंड से कम लगते हैं। पानी के ग्लास में भी वो 10 संकल्प डाल दीजिए, 3 सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड, लेकिन पानी की एनर्जी बदल जाएगी। जब मंदिर में हम जाते हैं, पंडित जी हमें अमृत देते हैं, वो अमृत में और हमारे घर के पानी में क्या फर्क होता है? उस पानी में उन्होंने भगवान को याद करके मंत्र बोले होते हैं और वो अमृत बन जाता है। इस समय हमें भी अमृत पीने की जरूरत है पूरा दिन। सिर्फ इतने से अमृत से क्या होगा? बाकी पूरा दिन तो शहर के पानी में इतना डर और चिंता है। अगर आप ऑनलाइन जाके सर्च करें इफेक्ट ऑफ इमोशंस ऑन वाटर, इफेक्ट ऑफ इमोशंस ऑन वाटर, जापानीज साइंटिस्ट हैं डॉक्टर इमोटो, उन्होंने पूरी रिसर्च की है कि जैसे शब्द आप पानी को बोलते हैं वैसा क्रिस्टल बन जाता है। तो इस समय कैसे शब्द चल रहे हैं, तो क्रिस्टल अच्छा नहीं होगा ना, तो मन भी ठीक नहीं होगा, शरीर की हेल्थ भी ठीक नहीं होगी। तो 3 सेकंड पानी में रुक के अच्छे से वाइब्रेशन देकर पानी को अमृत बनाकर पीजिए। 5-5, 3-3 सेकंड से ही संस्कार स्वभाव बदल जाते हैं और उससे भाग्य बदल जाता है। तो वो 10 संकल्प सुबह, 10 संकल्प रात को, खाने से पहले, पानी पीने से पहले, तो दिन में 10-12 बार तो ये ऐसे ही हो जाता है। फिर खुराक आध्यात्मिक सुबह, 15 मिनट रात को सोने से पहले, और सारा दिन फोन और टीवी से क्या क्या अपने अंदर भर रहे हैं उस पे स्ट्रिक्ट अटेंशन। व्रत अगर रखने हैं तो उसके व्रत रखने चाहिए कि हम किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। एक इक्वेशन लिख लीजिएगा, जैसा कंटेंट हम कंज्यूम करेंगे वैसी हमारी पर्सनालिटी, संस्कार बनेंगे, और जैसा हमारा संस्कार वैसा हमारा भाग्य। तो कंटेंट इज इक्वल टू संस्कार इज इक्वल टू भाग्य। तो कंटेंट पे बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ऐसे नहीं किसी ने भेज दिया तो मैंने देख लिया फिर औरों को भी फॉरवर्ड कर दिया। कर्म सही नहीं है, ये कर्म सही नहीं है। तो बहुत अटेंशन, बहुत स्ट्रिक्ट होकर उस पर ध्यान रखना है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सिंपल लाइफस्टाइल है, लेकिन इससे हमारी सोच सकारात्मक होती है, फिर हमारा कर्म श्रेष्ठ होता है, और जब कर्म श्रेष्ठ होगा तो भाग्य की चिंता तो करनी ही नहीं पड़ती है। संस्कार से संसार बनता है, संस्कार चेंज हो गए तो संसार चेंज हो जाएगा। सिर्फ हमारा नहीं, पूरा संसार चेंज हो जाएगा। ये घोर कलयुग अति पर आकर पहुंचा है। अब घोर रात्रि के बाद सुबह होनी ही होती है। सुबह अर्थात स्वर्णिम भारत, सत्युगी भारत। जो भारत था सोने की चिड़िया, वो भारत फिर से, जैसे सुबह थी फिर सुबह आएगी, वैसे ही सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया फिर बनेगा। लेकिन सिर्फ उसके लिए छोटी सी चीज चाहिए, संस्कार परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन। और राजयोग मेडिटेशन, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, परमात्मा की शिक्षाओं को अपने अंदर भरना रोज सुबह, और फिर सारा दिन उसको कर्म में लाना, ये है योगी जीवन। धर्म के आधार से कर्म, मतलब धर्म ने जो सिखाया, आत्मा का जो धर्म है उस आधार से कर्म, हाई वाइब्रेशनल योगी लाइफस्टाइल। तो फिर स्वर्णिम भारत, सत्युगी दुनिया निश्चित है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये निश्चित ही है। तो हम राजयोग मेडिटेशन सेंटर जो ब्रह्मा कुमारी के हर जगह है, हर 4-5 किलोमीटर पे सेंटर होगा हर शहर के अंदर। तो हम नॉर्मली सेंटर पर मेडिटेशन कोर्स करते हैं 1 वीक 1 आवर डेली, एक हफ्ते के लिए हर रोज 1 घंटा। हम कोई भी दिन कोई भी टाइम फिक्स करते हैं सेंटर पर दीदी के साथ, और हम मेडिटेशन का कोर्स करते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि हम सेंटर जा नहीं पा रहे, तो हम मेडिटेशन ऑनलाइन भी सीखते हैं। तो अगर आप सब ठीक समझें और ललित भाई, सौरभ भाई के साथ डिस्कस करें, परिवार के साथ डिस्कस करें, तो हम सब ऑनलाइन भी ये मेडिटेशन कोर्स कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो जो टाइम आप फिक्स करें 5-6 दिन के लिए 1 घंटा रोज निकालें और ऑनलाइन ही ये मेडिटेशन कोर्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, ओम शांति। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं अभी। ओम शांति। मैं
इस वक्त शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बीके सिस्टर दीपा जी का, जिनके माध्यम से आज ये सेशन हो पाया। और शिवानी बहन, आपका सजेशन तो 7 दिन का राजयोग शिविर का हमारे सुरेश राठी परिवार के लिए जो एक्सक्लूसिव आपने बताया अति उत्तम है। इसकी डेट डिसाइड करके हम जल्दी ही आपके पास वापस आएंगे। जल्दी, और ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए डिसाइड करने में, कल से ही शुरू कर देना बिल्कुल चाहिए। नहीं, तुरंत दान बिल्कुल महापुण्य होता है। एक और जी चीज जो बहुत बिल्कुल। बड़ा सेवा होती है, वो होती है सेवा करना। जितना सेवा करेंगे तो सबसे पहले खुद की सेवा, फिर उसको, और तो कल से ही कर सकते हैं। बस टाइम फिक्स कर लो कि शाम को करना है, सुबह करना है, या सेम जो ये टाइम है 5 बजे का ये करना है, जो टाइम अच्छा लगे, लेकिन जल्दी करना चाहिए। इस समय तो शक्तिशाली मन की ठीक। सबको बहुत जरूरत है। ये बिल्कुल सही है, बिकॉज जिन्होंने 7 दिन का अगर ये बेसिक कोर्स नहीं किया है, उनको शायद इन बातों में अभी तक पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। तो डेफिनेटली ये एकदम आवश्यक है कि हमें ये करना ही है। और हमें आप 1 दिन का समय दीजिए, हम सोमवार तक आपके पास इसके बारे में वापस आएंगे। और शिवानी दीदी को धन्यवाद देने के लिए, हम में से शायद कोई सक्षम नहीं है, इसलिए ये जिम्मेदारी में हमारे संस्थापक ललित 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 1 मिनट। हाँ मामा जी। शिवानी जी ने एक अवसर दिया है कुछ उनसे पूछने का, तो उसका मेरे ख्याल से उपयोग करना चाहिए। शिवानी जी उसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, हमारे पास बहुत समय है अभी तो। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाए संस्कारों के बारे में। और एक जो इमोशनल जैसे बात कही, तो जैसे आजकल लोग इंटेलिजेंस की तरफ तो आईक्यू में तो ध्यान दे रहे हैं, पर ईक्यू जो है इमोशनल इंटेलिजेंस जो आपने बात कही, ईक्यू के बारे में, इमोशनल क्वोशेंट के बारे में ध्यान कम है। और इमोशनल आपने कई चीजों का इसमें वर्णन किया इमोशनल क्वोशेंट में, जो 4-5 चीजें जो कही जाती है इमोशनल क्वोशेंट में, एंगर, सैड, मैड, फियर, ये सब जो बातें हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस में आती हैं। तो आपने कई चीजों का वर्णन किया, पर एक वर्णन जो सैड है, लोगों में जो उदासी आ जाती है कोई भी कारण से, छोटी मोटी चीजें होती है, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे कि भाई, आपने एंगर के बारे में बहुत अच्छे से बताया, आपने फियर के बारे में बताया, कुछ अगर सैड के बारे में भी अगर आप बताएं तो अच्छा लगेगा। सैड होना मतलब दुखी होना। तो दुखी जी हम कब होते हैं? जब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, या किसी व्यक्ति ने हमारे अनुकूल व्यवहार नहीं किया हो, तो वो भी तो परिस्थिति निर्भर हो गया ना। तो जैसे ही परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं होगी, तो हमने कहा दुखी होना तो स्वाभाविक है। हमारे आसपास भी सब कहते हैं दुखी होना तो स्वाभाविक है। किसी भी परिस्थिति में दुखी होना समाधान है ही नहीं। एक परिस्थिति बाहर है, दुखी होकर हम दूसरी परिस्थिति अपने मन के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। इवन जो सबसे जीवन की सबसे बड़ी परिस्थिति होती है, जो आजकल कई घरों में, कई परिवारों में हो रही है, जब हमारे परिवार का कोई सदस्य अपनी जीवन की यात्रा पर आगे जाता है। हम कहते हैं ऐसे में कौन कैसे शांत रह सकता है, ऐसे में कैसे मन स्थिर रह सकता है, जो कि जीवन की सबसे बड़ी परिस्थिति होती है। 3 साल पहले जब माउंट आबू में रिट्रीट्स चलती थी, एक बहन अमेरिका से आई थी। उसने अपना अनुभव शेयर किया। तो वो प्रोग्राम देख रही थी टीवी पर। कभी उसको कुछ पता नहीं था इसके बारे में, ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन कुछ नहीं पता था। तो उस दिन का एपिसोड ये था कि अगर आपके घर में कोई शरीर का त्याग करता है, तो आपको ये याद रखना होगा कि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो कि हमको पता है। आत्मा आगे चली जाती है, गर्भ में प्रवेश करती है, और यहाँ से जो पीछे का परिवार होता है, वो जो सोचेगा, वो जो बोलेगा उनके लिए, वो अगर उनको खींचने की कोशिश करेगा, आप कैसे चले गए, हम आपके बिना नहीं रह सकते, और रोएगा, वो सारी वाइब्रेशंस उस आत्मा की तरफ जाती हैं, और गर्भ में बनने वाले बच्चे पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये उस बहन ने सुन लिया। कहा 4 दिन मैंने और टीवी देखा, और उस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया, अगर मेरे घर में कभी भी कोई जाता है, तो मैं इस बात का ध्यान रखने वाली हूँ कि मुझे इस तरह की वाइब्रेशंस नहीं भेजनी है। 5वें दिन उनके 21 साल के बेटे ने शरीर छोड़ा एक्सीडेंट में। मतलब मैं ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी आपको बताती हूँ। वो बहन बताती है, कहती मैंने जैसे ही फोन उठाया और मुझे ये पता चला, तो मेरा पहला संकल्प था, मैं अपने बेटे को किसी का दर्द नहीं पहुंचने दूंगी।
माँ है ना, हमेशा अच्छा सोचेगी अपने बच्चे के लिए। मैं अपने बच्चे को किसी का दर्द नहीं पहुंचने दूंगी। उसने ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे फोन किया, जिनको वो जानती नहीं थी, और कहा बहनों आप प्लीज 5-6 दिन हमारे घर पे रोज आ जाओ 1 घंटे के लिए, इतना यहाँ शांति और स्थिरता लाओ ताकि कोई भी मेरे बच्चे को दर्द नहीं भेजना चाहिए, दुख नहीं भेजना चाहिए, दुआओं के साथ उसको भेजना है, शुक्राना के साथ उसको भेजना है। और उसने वो संकल्प किया और उसने वो करके दिखाया, करके दिखाया। इस बात को 3 साल हो गए थे। और फिर उसने कहा अब मैं ये करती हूँ कि अगर हमारे शहर में किसी के भी घर में डेथ होती है, मैं सबसे पहले पहुंचती हूँ, चाहे मैं उनको जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, मैं उनके घर पहुंचती हूँ और उनको भी इस तरह से स्थिर रहकर दुआओं के साथ आत्मा की विदाई करने में उनको सहयोग देती हूँ। तो जीवन की जो सबसे बड़ी परिस्थिति होती है ना, उसमें भी सही सोचने की शक्ति हमारे पास है। बाकी तो परिस्थितियों का कोई साइज ही नहीं है जो हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन उसके लिए मन की शक्ति को रोज बढ़ाना पड़ेगा। सैड या हैप्पी वो रिटर्न है, वो रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट सही हो जाए तो रिटर्न ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर अपने मन की शक्ति पर इन्वेस्ट नहीं किया तो रिटर्न अपने आप तो सही वाला नहीं आ सकता। तो इसलिए वो थोड़ा सा अटेंशन अपने मन की स्थिति पर रोज करें, तो बड़े से बड़ी बातों में भी स्थिर रह सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। हाँ ललित। प्रणाम प्रणाम दीदी। शायद आगे पता नहीं कोई अवसर मिले ना मिले आपसे बात करने का, आपसे सवाल पूछने का, तो एक सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा। आपने जितनी भी चीजें बताई अभी, उसमें लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, शायद 20-25% उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 360 डिग्री एनवायरनमेंट ऐसा है कि किधर न किधर वो टेंशन बिन मांगे आ ही जाता है, और उन्हीं विचारों के साथ शायद अपन शायद सोने चले जाते हैं, पूरे दिन बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, क्लाइंटल से डील करते हैं, किधर न किधर वो एक ट्रिगर हो जाता है। बट ये लाइफस्टाइल तो हमारी किधर न किधर कॉम्प्रोमाइज है ही है, लेकिन आगे बच्चों को हम ये कैसे इंकलकेट करें कि वो जैसा आप चाहते हो, जैसे जिसको हम 20% फॉलो कर रहे हैं, उन बच्चों को हम 75-80% तक फॉलो करवा सकें। आई एम सॉरी, वो हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इसकी कोशिश भी नहीं करना। हाँ, अगर हम 80% फॉलो करेंगे ना, तब जाकर बच्चे 20-30% फॉलो करेंगे। आज आप अपने बच्चों को बोलिए कि सुबह उठकर 1 घंटा फोन नहीं देखना, रात को सोने से पहले फोन नहीं देखना, जल्दी सोना, बहुत सारी बातों को तो वो ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर हम एज अडल्ट्स, एज पेरेंट्स उन बातों के नियमों पर चलेंगे, घर की वाइब्रेशन को चेंज करेंगे, घर में वो प्योरिटी और सात्विकता आएगी, उस वाइब्रेशन का प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, तो बच्चे अपने आप पहले 30% फॉलो करेंगे, उसका उनको बेनिफिट होगा, फिर वो आगे और फॉलो करेंगे। आज आप अपने बच्चों को ये छोटी सी बात बोलिए कि खाना खाते समय टीवी और फोन नहीं देखना। छोटी, कितना इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी। उसको भी हर बच्चा जल्दी स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए बच्चों को हम नहीं बदल सकते, हमें सिर्फ एक को बदलना है, अपने को। लेकिन ये निश्चित है कि हमारे वाइब्रेशंस और के प्रभाव से उनके अंदर महान परिवर्तन आता है, महान परिवर्तन आता है। और ये हमारी जनरेशन की जिम्मेवारी है, क्योंकि जो हमारे बड़े हैं उन्होंने इस तरह की जीवन शैली लीड की है और हमें वो संस्कार दिए हैं। हम आजकल अपने बच्चों को वो देना चाहते हैं जो हमें नहीं मिला। सब लोग कहते हैं मुझे अपने बच्चों को वो देना है जो मुझे नहीं मिला, लेकिन पहले हमें अपने बच्चों को वो देना है जो हमें अपने बड़ों से मिला था। वो संस्कार, वो मर्यादाएं, वो संयम, वो नियम, क्योंकि हम लास्ट जनरेशन है जो वो दे पाएंगे, उसके बाद अगली जनरेशन को वो पता ही नहीं है। उनके लिए वो हिस्ट्री है, उनके लिए वो लाइफस्टाइल नहीं होगा। तो इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो हम क्यों कहें कि हम 30% कर सकते हैं, हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे ना। जो चीज हमारे लिए अच्छी है तो उसको तो हम बढ़ाएंगे ना, और उसको जितना जितना बढ़ाएंगे बच्चे भी उसको उतना बढ़ाते जाएंगे, वो तो नॉर्मल अपने आप हो जाएगा। दीदी आप हमारे साथ कितना समय और दे सकते हैं, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, अगर क्वेश्चंस हमने ओपन कर दिए हाँ। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम आप आज जितना 5-10 हमने, मिनट हाँ 5-10 मिनट दे 5-10 सकते हैं मिनट, आप? 100% बिल्कुल। हाँ, क्योंकि क्या है, मतलब जैसे हमने ओपन कर दिया ना क्वेश्चंस, तो आप खुद समझते हैं कि कितने लाखों फॉलोअर्स हैं आपके, तो वो क्वेश्चंस जब आने चालू होंगे तो ललित भाई अगर हम देख सके कुछ 2-4 क्वेश्चंस चैट बॉक्स में आए हैं अभी,
उनमें से अगर कोई पूछना चाहे अभी तो अपन तो, क्योंकि अनम्यूट करना डिफिकल्ट प्रोसेस होगा। हाउ टू रिमूव द फियर ऑफ डेथ? हाँ, फियर ऑफ डेथ सबसे पहली चीज कि जब हम रोज इस ज्ञान को रिवाइज करते हैं जो कि सच है कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, ये एक सत्य है, लेकिन सारा दिन में हमें कभी याद नहीं रहता है। हमें सिर्फ आत्मा शब्द कब याद आता है? जब हम कहीं अंतिम संस्कार पे जाते हैं और पंडित जी बता रहे होते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी, उस दिन आत्मा शब्द याद रहता है। बाकी सारा दिन हम कौन हैं? हम शरीर हैं, रोल हैं, रिश्ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आत्मा हूँ, ये याद नहीं रहता है। तो फियर, जब हम कोई रोल या पोजीशन या रिश्ते से अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके साथ हमारा अटैचमेंट होगा। तो जब अटैचमेंट होगा तो फियर टू लूज, खोने का डर हमेशा होगा। किसी भी चीज का अगर अटैचमेंट होगा तो खोने का डर हमेशा रहेगा। लेकिन जब आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात सोल कॉन्शियस, नेचुरल सारा दिन याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, जिनसे हम बात कर रहे हैं वो भी आत्मा है, जो हमारे घर में रहते हैं वो भी आत्मा है, शरीर पहना हुआ है, शरीर पहना हुआ है, एक निश्चित समय के लिए मिला है, उसके बाद छोड़ना है। ट्रस्टी होकर रहते हैं, ट्रस्टी होकर, इस शरीर के भी ट्रस्टी, परिवार के भी ट्रस्टी, अपने काम के भी ट्रस्टी, सही कर्म करते हैं और ये पता होता है कि सही कर्म का फल अच्छा ही होने वाला है। तो कभी भी किसी भी बात का डर नहीं रहता, तो मृत्यु का डर भी क्यों रहेगा? क्योंकि रियलिटी पता है। तो रियलिटी जब पता हो तो फियर नहीं होता, फियर ऑफ द अननोन होता है। जो नोन हो उसका फियर नहीं हो सकता। और एक प्रश्न दीदी, वो हाउ टू रिमेम्बर गॉड फॉर एट ऑल द टाइम्स सो दैट द नेगेटिव थॉट्स मे नॉट एंगल्फ अस? सबसे पहले सुबह करें, परमात्मा को याद करें, परमात्मा की शिक्षाओं का अध्ययन करें। मेडिटेशन अर्थात परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, सिर्फ याद नहीं करना लेकिन कनेक्शन जोड़ के वो शक्तियों को अपने अंदर भरना। फिर जो ज्ञान अपने अंदर भरा उसको हर कर्म में सारा दिन यूज करें। तो अगर किसी की सिखाई हुई बात को हम यूज करते हैं तो हम उसी को तो याद कर रहे हैं ना। तो उसकी बताई हुई बातों के आधार से कर्म करेंगे तो उसकी याद में ही कर्म कर रहे हैं। इसी को कर्म योगी कहा जाएगा। जो योगी स्थिति में कर्म करता है उसको कर्म योगी कहा जाएगा। हमारी एक बहन धनेश्वरी जो शायद लंदन से है, उसने हैंड रेस किया था। अगर वो मुझे सुन पा रही हैं तो कृपया अपना प्रश्न पूछ लें। धनेश्वरी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और मुझे पता नहीं इतना अच्छा लग रहा है कि पर्सनली कैसे मेरे को सुन सकते हैं क्या? हाँ जी। सुन सकते। बहुत बहुत दीदी, मेरा आज जीवन सफल हो गया आपको देख के और बात करके। और हम लोग ड्राइव पे जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मुझे कैसे करके दीदी से बात करनी है, क्योंकि ये स्वर्णिम अवसर मेरे जीवन में कभी नहीं आ सकता है। और मैं पिछले 1 साल से, मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने आपका वीडियो नहीं देखा है। और जैसा आपने अभी बताया, एवरी सिंगल नाइट एंड सिंगल मॉर्निंग मेरे साथ और मेरे बच्चे दोनों वो रात को ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, भगवान जी को धन्यवाद करते हैं, चाहे इंग्लिश में करें। लेकिन अगर कई बार रात को मैं भी नहीं कर पाती हूँ, लेट हो जाता है, तो मेरे बच्चे खुद बोलते हैं मम्मी भगवान जी को थैंक यू बोलना है। तो इट्स रियली चेंज माय लाइफ अ लॉट। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, स्पेशली सुरेश जी सर का और सारे जन का, कि मैं इस समारोह का हिस्सा बन पाई। और मैं अपने मानव जाति के सभी के लिए मैं अच्छे से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ये है वो अच्छे से निकल जाए। जैसा आप बोलते हैं ना, शाम धीरे आराम से ये सारा टाइम भी निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक दीदी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आपको परम शांति की अनुभूति हो सकती है। तो अगर किसी आदमी को ब्रह्मा कुमारी में जाके अगर कुछ समझना है कि कौन सा पहला कोर्स करें, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि कोर्सेज तो बहुत पास नहीं, सिंपल कोर्स है जिसको हम मेडिटेशन का कोर्स कहते हैं। 7 डेज में हम क्या सीखते हैं? मैं कौन,
आत्मा, आत्मा के संस्कार, आत्मा के ओरिजिनल गुण, फिर परमात्मा कौन, परमात्मा से कैसे कनेक्ट करना, वो रिश्ता कैसे बनाना, मेडिटेशन की विधि, कर्मों की गति, ये सब चीजें वो 7 डेज के राजयोग मेडिटेशन कोर्स में है, जो 1 घंटा हम हर रोज 7 डेज के लिए करते हैं। और क्योंकि हम इस समय सेंटर नहीं जा पा रहे, तो हम वही वाला जो कोर्स है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हम सेंटर पर जब जाते हैं तो इट्स लाइक स्टडी, ये स्टडी है। हम कोई हमें नाम लेना है या कुछ ऐसा मेंबर बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक अ स्टडी स्कूल कि हम कोर्स करते हैं और फिर जिस दिन भी हम फ्री हो जाना चाहें तो हम डेली स्पिरिचुअल क्लास में जा सकते हैं, क्योंकि 365 दिन स्पिरिचुअल क्लास सेंटर पर रोज होती है सुबह। और आजकल क्योंकि सेंटर लॉकडाउन में है तो ऑनलाइन होती है, तो वो क्लास हमारी कभी बंद नहीं होती। तो 1936 में शुरू हुआ था, आज 2021 है, लेकिन वो क्लास एक भी दिन मिस नहीं हुई है। हाँ, तो हम ये समझ सकते हैं कि परम शांति की पहला स्टेप, पहली सीढ़ी वो राजयोग कोर्स है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ लेते हैं। ठीक है। अब हम समय सीमा में रहना चाहते, आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए शिवानी बहन, हम यंगस्टर्स में से शायद आपको धन्यवाद देने के लिए कुछ सक्षम ना हो, इसके लिए ये जिम्मेदारी हमारे संस्थान के संस्थापक श्री सुरेश जी राठी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप आशीर्वचन धन्यवाद दें। अनम्यूट कीजिए सर। ओम शांति शिवानी दीदी। ओम शांति भाई साहब। मैं जोधपुर में रहता हूँ, 25 सालों से जोधपुर ब्रह्मा कुमारी से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ मैं। और हिंदुस्तान में 2 ही दीदी हैं, एक दीदी का नाम सुनकर डर लगता है और एक शिवानी दीदी का नाम सुन के सुकून आता है। तो ये तो एक कटु सत्य है। और दूसरा, चूंकि मैं 25 साल पहले बिजनेस से रिटायर हो गया था, तो मैं भी शिवानी दीदी की तरह सुरेश भैया बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर 25 सालों में केवल 1% अभी तक सक्सेस मिली है मेरे को। पर लगता है कि अगले 5-10 सालों में जो है 10% तक पहुंच जाऊंगा मैं आपको रेगुलर सुन रहा हूँ और कुछ मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने कहे हैं, क्योंकि आपकी अपनी टाइम लिमिट है, पर जो चीज जिंदगी में मैंने सीखी है और जो उतरी है वो कुछ चीजें मैं मेरे सभी साथियों को बताना चाहता हूँ। एक तो आपने कहा था कि जैसे अपने अगर यूएसए जाते हैं तो वहाँ रुपये नहीं चलते हैं, यूएस डॉलर चलते हैं। तो उसके लिए अगर अपने को अमेरिका जाना हो तो करेंसी कन्वर्ट करानी पड़ती है और अमेरिका में रुपये नहीं चलता है। इसी तरह मरने के बाद में जो है ये प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, केवल पुण्य जो है वही चलेगा, उसी को एक्सचेंज कर सकते हो आप। और 2 दिन पहले मैंने एक चीज और सुनी आपसे कि अगर आप 31 दिसंबर को शिमला जाते हैं और केवल आप सूती कपड़े में जाते हैं और गर्म कपड़े में नहीं जाते हैं तो वहां जाके तकलीफ होने वाली है। तो आज अपने सब लोगों की हालत वही है कि अपने जो कर्म कर रहे हैं, सबको मोक्ष चाहिए, संस्कार चाहिए, अगले जन्म में अच्छा जन्म चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से अपन जो कर्म कर रहे हैं वो अपने को, जब तक अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तब तक वो मिलने वाला है अपने को। जब भी मैं माउंट आबू जाता हूँ मैं, तो आपके आबू रोड और माउंट आबू दोनों संस्था में 3-3, 4-6 घंटे में विजिट करता हूँ और इतनी मानसिक शांति मिलती है अंदर जाने के बाद में। तो मेरी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप माउंट आबू जाएं तो आपका आबू रोड और माउंट आबू का जो आश्रम है बहुत ही सुंदर है, वो जरूर विजिट करें। और सौरभ मेरा बेटा है और आनंद जी मेरे बड़े भाई साहब हैं और ललित मेरा भांजा है। तो मेरा पोता मेरे पास होता है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब तक हनुमान चालीसा नहीं सुनता है वो सोता नहीं है, और उसकी दादी उसको हनुमान चालीसा सुनाती है और 3-4 मिनट में वो गहरी नींद में चला जाता है। तो ये एक संस्कार जो है वो बहुत अच्छे हैं। और 93 में मैंने अपने आप में चेंज करने की कोशिश की और बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो कर रहा हूँ मैं। और कुछ छोटे मोटे और जो एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने सोने का बोला, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस दिन मैं शाम को रात को 9 बजे सो जाता हूँ, 12 बजे मेरी नींद पूरी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है मैं 8-9 घंटे सो गया। होता वो साल में एक बार ही है, वैसे 10-10:30 बजे रोजाना सो जाता हूँ मैं,
पर जिस दिन मैं 9 बजे सोया उस दिन 12 घंटे नींद पूरी हो जाती है। और ये मैंने कहीं पढ़ा है कि 9 से 12 की जो नींद होती है वो 6 घंटे की होती है और साउंड स्लीप होती है। तो उसका फायदा मेरे को जो है डेफिनेटली मिला है। और आपने जो मोबाइल की बात की तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 15 साल से मैं शाम को 7 बजे मोबाइल बंद करता हूँ और सुबह 11 बजे चालू करता हूँ। तो उससे बहुत मानसिक शांति मिलती है मेरे को। और आप लोगों को चूंकि रेगुलर सुनता हूँ मैं यूट्यूब पे, तो पिछले 25 साल से 2 घंटे रोजाना मैं न्यूज चैनल देखता था शाम को 8 से 10। अभी मेरे को 4 महीने हो गए टीवी देखे हुए। तो उसका एक मतलब मानसिक शांति जो आप बोल रहे हैं उसका बहुत अच्छा मिला मेरे को। और एक पता नहीं आपने एक मूवी है एक चीज मिलेगी वंडरफुल, वो आपने देखी या नहीं देखी? मैंने बहुत बार देखी है वो। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस मूवी, कोई जैन धर्म ने मूवी बनाई है वो, और उसमें आत्मा को प्रूव किया गया है। 3 घंटे की मूवी है वो, उसका नाम है एक चीज मिलेगी वंडरफुल। तो वो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि थियोरेटिकल आत्मा को प्रूव करना बहुत मुश्किल है, पर उस मूवी में मतलब प्रैक्टिकल जो है वो किया है उसमें। और अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम आपको, आप अपना अमूल्य समय दिया। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप हमको साल में एक बार जो है मौका देके हमको, जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो आप हमको चार्ज करेंगे। और शिवानी दीदी और आए सभी साथियों को प्रणाम और धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है ललित। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति।